आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर। केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर मेनली स्पीड ऑफ रिएक्शंस के बारे में हम लोगों को बताता है। और स्पीड ऑफ रिएक्शन के बारे में अगर विचार करें तो टोटल 3 टाइप का रिएक्शन का स्पीड होता है। या तो बहुत फास्ट होता है, वेरी फास्ट रिएक्शंस, या फिर वेरी स्लो रिएक्शंस, और एक है मॉडरेट स्पीड का रिएक्शंस। तो हम लोगों का जो ये चैप्टर है 12th क्लास का, ये मॉडरेटली स्पीड वाले रिएक्शंस के बारे में ही डिस्कस करता है। जिसका एग्जांपल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जनरली जो रिएक्शंस होता है वो मॉडरेटली स्पीड वाला रिएक्शंस होता है। जैसे अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड मिला के आप एस्टर बनाते हैं तो एस्टर का फॉर्मेशन एक मॉडरेट स्पीड वाला रिएक्शंस होता है। या फिर टॉलेंस टेस्ट है, फेलेंस टेस्ट है, ये सारा टेस्ट आप करते हैं तो मॉडरेट स्पीड का वो सब रिएक्शंस होता है। तो हम लोग सबसे पहले जान लें कि रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। एक्चुअली पहले हम लोग जान लें कि रेट जो वर्ड होता है उसका क्या मतलब है फिज़िक्स में या साइंस में। तो रेट हम लोग कहते हैं कभी भी ये होता है क्वांटिटी बाय टाइम। रेट कभी भी हम लोगों को अगर डिस्कस करना है तो ये हम लोग कहते हैं क्वांटिटी बाय टाइम होता है। जैसे अगर हम लोग कहते हैं कि चार्ज बाय टाइम, फिज़िक्स में आप पढ़ते होंगे कि चार्ज में अगर टाइम से डिवाइड करें तो वो हम लोगों को देता है करंट। तो करंट को हम लोग कहते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। या फिर आपको पता है कि फिज़िक्स में फिर से डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम को हम लोग कह सकते हैं कि ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो कभी भी फिजिकल क्वांटिटी में टाइम से डिवाइड करते हैं तो वो हम लोगों को रेट देता है। तो ये करंट है रेट चार्ज का, ये वेलोसिटी है रेट डिस्प्लेसमेंट का। तो वैसे ही हम लोगों को अभी केमिकल काइनेटिक्स में रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन में भी हम लोगों को क्या चाहिए, टाइम चाहिए, और एक टर्म और चाहिए तो दैट इज़ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन बाय टाइम को हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन कह लेते हैं। तो यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन है तो रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग कहेंगे एक्चुअली कहते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम। ये जितना कंसंट्रेशन में चेंज होता है वो, और जो टाइम में चेंज होता है वो। अब ये जो टाइप है रिएक्शन को लिखने का, ये 2 टाइप का हम लोगों के पास होता है। एक हम लोग कहते हैं कि ये है इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, एक हम लोग कहते हैं कि ये होता है इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, और एक दूसरा होता है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट। तो ये हम लोगों के पास 2 टाइप का होता है, एक इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट होगा और एक इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट होता है। देखिए कि रेट ऑफ रिएक्शन को 2 तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक तो इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट और दूसरा इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट। तो अगर हम लोगों के पास कोई रिएक्शन है जिसमें R हम लोग कहते हैं कि रिएक्टेंट है और P जो है सो प्रोडक्ट है, तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का 2 तरीका होगा। एक तो हम लोग रेट लिखेंगे डेल्टा R बाई डेल्टा T। तो ये है कंसंट्रेशन जो चेंज हो रहा है, ये रिएक्टेंट का चेंज इन कंसंट्रेशन है। और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जनरली क्या होगा कि आप देखेंगे कि रिएक्शन जैसे जैसे आगे प्रोसीड करेगा तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटेगा। तो रिएक्शन में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अगर घटेगा तो फाइनल कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। मान लेते हैं कोई रिएक्शन हम लोग स्टार्ट किए तो स्टार्टिंग में हम लोगों के पास जो है सो रिएक्टेंट 100% था, और ये जो है सो टाइम t हम लोग कहते हैं कि 0 पर है, ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हम कह रहे हैं। थोड़ी देर बाद जो है सो वो घट करके हो गया 70%। टाइम मान लेते हैं कि 5 मिनट के बाद ये घट करके हो गया 70%। तो जो चेंज होगा उस चेंज में हम लोग कहते हैं कि फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये 70 माइनस 100 आप करेंगे तो ये आपके पास क्या टर्म आएगा, निगेटिव में आएगा। तो यहाँ पर डेल्टा R का वैल्यू निगेटिव में आएगा, और इसको अगर हम लोग निगेटिव में रेट को लिखें तो वो कोई मीनिंगफुल बात नहीं है। रेट एक्चुअली स्पीड है तो निगेटिव स्पीड का कोई मतलब नहीं निकलता है। इसलिए इस फार्मूला में ही क्या करते हैं हम लोग, एक निगेटिव टर्म लगा देते हैं। तो पहले इसे अगर एक और निगेटिव, इस -30 है, इसके आगे एक और निगेटिव लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में 30 हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा लिखा हुआ आपको मिलेगा। ये होगा इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, R मतलब रिएक्टेंट। दूसरा रेट लिखने का तरीका बताया गया कि आप अगर प्रोडक्ट के टर्म में लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे डेल्टा, फिर ये कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय T। और चूँकि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन तो
बढ़ेगा, इसलिए प्रोडक्ट का फाइनल माइनस इनिशियल टर्म पॉजिटिव आएगा, उसमें कुछ नहीं करना है। तो ये दो तरीका है, और ये दोनों रेट जो आपको मिलेगा वो एक्चुअली क्या होगा, ये एवरेज रेट होगा। ये जो रेट हम लोगों को मिला फाइनल माइनस इनिशियल डायरेक्ट हम लोग कर देते हैं, तो ये एवरेज रेट होता है। तो एक तो एवरेज रेट हो गया, दूसरा रेट हम लोगों के पास आता है वो है इंस्टेंटेनियस रेट। तो इंस्टेंटेनियस रेट में क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो उसमें आपको थोड़ा सा मैथमेटिकल वो इक्वेशन हो जाएगा। अभी जो हम लोग जहाँ पे वो डेल्टा लिख रहे थे तो चेंज इन कंसंट्रेशन था, तो वहाँ पे बहुत स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन हम लोग लिख लेते हैं। तो इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में अगर बात करें, इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो ये इंस्टेंटेनियस रेट लिखने का तरीका हम लोगों के पास हो जाएगा माइनस dr/dt, या प्रोडक्ट के टर्म में अगर इसको हम लोग लिखेंगे, रेट को प्रोडक्ट के टर्म में अगर लिखा जाए तो प्लस रहेगा, तो प्लस में हम लोगों के पास हो जाएगा dp/dt। तो ये डिफरेंशियल टर्म में आप दो तरीके से रेट को लिख सकते हैं। अब हम लोग कोई रियल एग्जांपल लेकर के चलते हैं। जैसे हम लोगों के पास केमिकल रिएक्शन है, सिंपल सा केमिकल रिएक्शन अगर हम लोग लिखें, जैसे कि मान लेते हैं कि हम लोगों के पास हाइड्रोजन है गैस और आयोडीन भी है गैस, और ये मिल कर के बनाता है 2HI गैस। तो इस रिएक्शन में अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखने की बात करें, तो इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में बात कर रहे हैं, तो रेट में हम लोगों के पास रिएक्टेंट दो है, H2 और I2। तो एक हम लोग कहेंगे कि कंसंट्रेशन में चेंज जो है सो किसका, H2 का बाय dt। दूसरा हम लोग लिख सकते हैं माइनस डी, कंसंट्रेशन में चेंज किसका, I2 का बाय dt। और तीसरा में क्या है, दो चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। एक तो अभी दोनों रिएक्टेंट था तो नेगेटिव टर्म है, इधर प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव रहेगा। दूसरी बात, उसके आगे ये जो बैलेंस करने वाला स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 लगा हुआ है, इसको क्या करते हैं, तो इसको आप रेसिप्रोकल लेकर के चलेंगे, 1/2 कर देंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ HI dHI बाय dt, ऐसे आप लिख देंगे। इसका कारण क्या है कि जितनी देर में इसका 1 मोल और 1 मोल रिएक्ट करता है, उतनी ही देर में इसका 2 मोल फॉर्म कर जाता है। तो अगर इसका 2 मोल फॉर्म कर जाता है, उसके हिसाब से रेट लिखेंगे तो डबल हो जाएगा। तो सब रेट को हम लोग यूनिक सेम कांस्टेंट बना के रखना चाहते हैं, इसलिए इसमें 2 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा आपके पास। एक और एग्जांपल हम लोग लिखते हैं। जैसे हम लोगों के पास रिएक्शन है H2 गैस प्लस N2 गैस, ये बनाता है NH3 गैस, अमोनिया गैस बनता है। तो यहाँ पर H2 में 3 और अमोनिया में 2, ये बैलेंस करने के बाद हम लोगों को मिलता है। अब अगर इसके लिए हम लोग रेट लिखें, तो अभी बता रहे थे कि जो भी नंबर रहेगा वो रेसिप्रोकल में जाएगा। तो ये हम लोगों के पास चला जाएगा 1/3 में, माइनस रहेगा और dH2/dt। फिर हम लोगों के पास ये माइनस में जाएगा, माइनस dN2/dt, और इधर वाला जो टर्म है वो प्लस में रहेगा, लेकिन 2 को क्या करेंगे, 1/2 कर देंगे, 1/2 d NH3 का कंसंट्रेशन और ये dt। तो इस तरीके से लिख सकते हैं, और ये सब जो है सो आपस में इक्वल होगा। और इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपको कई बार IIT में दिखेगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन रहता है, बस चेंज क्या रहता है कि जैसे अभी हम लोगों के पास ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों आपस में रेट को ही रिप्रेजेंट करता है, तो दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम लोगों के पास ये -1/3 dH2/dt ये इक्वल हो जाएगा 1/2 dNH3/dt। और यही इक्वेशन थोड़ा सा रीअरेंज्ड हो जाएगा ऑप्शन में। ये 2 जैसे इधर ला देंगे हम लोग, तो ये -2/3 आपको दिखेगा dH2/dt इक्वल्स टू हो जाएगा dNH3/dt। ऐसा ऑप्शन में आपको दिखता है। या ये वाला 3 इधर चला जाएगा तो 3/2 इधर नज़र आने लगेगा, इधर आएगा तो 2/3, इधर जाएगा तो 3/2। तो ऐसा चेंजेस आपको दिखेगा ऑप्शन में, बट उसका बेसिक नॉलेज
यहीं से आपको मिल जाएगा। सिंपल सा रूल क्या है कि जो भी बैलेंस करने वाला नंबर होगा उसको रिएक्शन में क्या करेंगे, रेट लिखने में रेसिप्रोकल कर देंगे। तो ये हम लोगों को मिलेगा क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन लिखने का एक तरीका हम लोग जान गए कि डिफरेंशिएशन के टर्म में ऐसा लिख सकते हैं। दूसरा जो रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का तरीका है वो थोड़ा सा इक्विलिब्रियम चैप्टर में आप पढ़े होंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन, उसके जैसा है, बट थोड़ा सा डिफरेंस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। जैसे हम लोगों के पास कोई रिएक्शन है जिसमें हम कहते हैं कि A प्लस B मिल करके प्रोडक्ट दे रहा है C प्लस D, A और B मिल करके C प्लस D ऐसा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर बताया गया कि इसमें आप रेट लिखेंगे तो रेट में बोला गया कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B, ये चीज़। तो यह ऐसा रिएक्शन आपको इसमें, ये जो रेट लिखने का तरीका था ये आपको इसमें केमिकल इक्विलिब्रियम में दिखता है। तो यहाँ थोड़ा सा चेंज बता रहे थे कि जैसे यहाँ पर रिएक्टेंट है A और B, तो यहाँ कुछ नंबर हम लोगों के पास आता है। ये हमेशा जो है सो इसका पावर 1 नहीं रहता है, वो कभी 0, 1, 2 और कभी फ्रैक्शन में भी हो सकता है। और ये जो लिखने का तरीका है इसमें अगर हम लोग अब इसको प्रोपोर्शनल को हटा करके इक्वल का साइन यूज़ करें तो सबको पता है कि एक कांस्टेंट हम लोगों को लिखना पड़ता है, उसको हम लोग K लिखते हैं। तब जो है सो हम लोगों के पास ये कंसंट्रेशन ऑफ A आएगा जिसका पावर हम लोग कहते हैं M, और इधर जो है सो कंसंट्रेशन ऑफ B आएगा जिसका पावर कहते हैं N। तो अब यहाँ पर 3 टर्म आपके पास है, एक K है, M है और N है। ये सब क्या है इसको हम लोग जान लेते हैं। तो K को बोला गया रेट कांस्टेंट। K हम लोग कहते हैं कि K है रेट कांस्टेंट, और जो M है ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, इसमें थ्योरी से आप कुछ नहीं कर सकते हैं। M फ्रॉम एक्सपेरिमेंट हम लोगों को पता चलेगा। इसको हम लोग कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये M जो है इसी को हम लोग कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये है विथ रेस्पेक्ट टू A, कंसंट्रेशन ऑफ A का पावर M है, तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू A। फिर N इसी तरह से हम लोग कहेंगे ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये विथ रेस्पेक्ट टू B, ये B के कंसंट्रेशन के टर्म में हम लोगों को मिलता है। और M प्लस N अगर हम लोग कर दें तो ये जो है सो हम लोगों को मिलता है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग कहेंगे कि क्या हो जाएगा, M प्लस N हो जाएगा। तो ये जो है सो इक्वेशन जो हम लोगों को मिल रहा है, ये वाला इक्वेशन कि जिसमें रेट इक्वल्स टू K टू द पावर M B टू द पावर N है, इस इक्वेशन को हम लोग कह देते हैं रेट लॉ इक्वेशन। इसको कह देते हैं रेट लॉ इक्वेशन। और ये रेट लॉ इक्वेशन एक्सपेरिमेंटल बात है। इस इक्वेशन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का जो पावर है उसको कहते हैं ऑर्डर। तो ऑर्डर को कैसे डिफाइन करें, ये चीज़ हम लोगों से ऑर्डर का डेफिनेशन पूछा जाता है। तो ऑर्डर का डेफिनेशन हम लोग कैसे लिखते हैं उसको जान लेते हैं। सिंपली ऑर्डर को हम लोग डिफाइन करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में लिख लेते हैं यहाँ पर कि किसी रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। तो इसको हम लोग कहते हैं इट इज़ द पावर रेज्ड टू the concentration term. It is the power raised to concentration term in a rate law equation. रेट लॉ इक्वेशन में कंसंट्रेशन टर्म का जो पावर होता है, एक्सपोनेंट भी लिखा हुआ मिलता है, पावर एक्सपोनेंट भी कहलाता है। तो इट इज़ द पावर रेज्ड टू द कंसंट्रेशन टर्म इन अ रेट लॉ इक्वेशन। इसको हम लोग कह देते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अभी रेट लिखने का 2 तरीका हम लोगों के पास है, एक जिसमें कि dC/dt चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम डी वाला लिखते हैं, और एक जिसमें हम लोगों को रेट कांस्टेंट लिखने का ज़रूरत पड़ता है। हम लोग जानेंगे रेट कांस्टेंट के यूनिट के बारे में। इससे रिलेटेड सवाल जो है सो कई बार देखा गया है। तो हम लोगों का अगला जो टॉपिक है वो है यूनिट ऑफ के। के कह रहे थे क्या चीज़ को, तो के कहते हैं रेट कांस्टेंट को। तो रेट कांस्टेंट का यूनिट कैसे निकालते हैं, अभी मान लेते हैं हम लोगों के पास कि कोई रिएक्शन है R जिसमें रिएक्टेंट है और P जिसमें प्रोडक्ट है। तो इसका रेट लिखने का 2 तरीका आपके पास है। एक तो हम लोग लिख सकते हैं
माइनस डी आर बाई डी टी, ये एक इक्वेशन है। और एक दूसरा इक्वेशन जो हम लोगों को लिखने अभी आ गया है, उसमें हम लोग कहते थे कि रेट कांस्टेंट और ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और कोई पावर होता था इसका जिसको ऑर्डर कहते थे। मान लेते हैं यहाँ पर n है, तो ये हम लोगों के पास जो है सो इक्वेशन 1 है और ये जो है सो हम लोगों के पास इक्वेशन 2 है। बोथ दिस इक्वेशंस रिप्रेजेंट रेट ऑफ रिएक्शन, दैट्स वाई इसका जो राइट हैंड साइड है वो भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसको हम लोग आगे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मिला करके हम लोग लिख सकते हैं माइनस डी आर बाई डी टी इक्वल्स टू के आर टू द पावर n, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब जो है सो इसको हम लोग थोड़ा सा आगे इसको बढ़ाते हैं। इसमें क्या करना है कि दोनों जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है, दोनों टर्म को सेम साइड हम लोग रख लेते हैं और उसको जो है सो कैसे अरेंज करेंगे, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस डी आर बाई, इसको इधर ले आते हैं लेफ़्ट साइड में, आर टू द पावर n इक्वल में हम लोग k के साथ dt को लिख देंगे, k dt। इधर से माइनस टर्म अगर ख़त्म करेंगे तो इधर हम लोग माइनस टर्म लगा देंगे। अब हम लोगों को क्या चाहिए था, तो k के बारे में बात करना चाह रहे थे, तो सिर्फ k अगर लिखना चाहें तो अब dt इधर आएगा, मल्टीप्लिकेशन है तो इधर आएगा तो डिवीज़न हो जाएगा। तो इधर हम लोगों के पास आएगा ये dr, नीचे r टू द पावर n और 1 बाई dt। तो इसमें माइनस टर्म रहेगा, बट हम लोग अभी क्या डिस्कस करने वाले हैं, सिर्फ यूनिट के बारे में। तो अभी सिर्फ यूनिट ऑफ k के बारे में अगर डिस्कस करने वाले हैं, तो सिर्फ यूनिट पे बात करें अगर, तो यहाँ हम लिख देते हैं यूनिट ऑफ k, सिर्फ यूनिट ऑफ k के बारे में बात करें तो कंसंट्रेशन का यूनिट जो है सो मोल पर लीटर होता है। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ देख रहे हैं कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है और यहाँ भी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है, सिर्फ उसका पावर क्या है, n है। तो ऊपर में हम लोग सिर्फ लिखेंगे कंसंट्रेशन और नीचे भी कंसंट्रेशन है, लेकिन नीचे जो कंसंट्रेशन है इसका पावर है n और ये dt है। तो dt क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है टाइम। तो कंसंट्रेशन का यूनिट, फिर कंसंट्रेशन का यूनिट विद पावर n एंड टाइम का यूनिट, ये चीज़ अगर हम लोग लिख देंगे तो अपने यूनिट ऑफ k को हम लोग लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हम लोग कर दें, यहाँ पर जो कंसंट्रेशन दिख रहा है इसका पावर क्या है, 1 है और नीचे वाले में क्या है, n है। तो दोनों को मिला करके अगर आप एक ही बार कंसंट्रेशन लिखना चाहते हैं तो आपके पास आएगा कंसंट्रेशन पे पावर 1 माइनस n, ये n ऊपर जाएगा तो नेगेटिव साइन के साथ हो जाएगा और नीचे हो जाएगा टाइम। तो ये जो एक्सप्रेशन है हम लोगों के पास, ये हो जाएगा यूनिट ऑफ k के लिए। तो कभी भी आप अगर यूनिट ऑफ k लिखना चाहते हैं तो कंसंट्रेशन पे पावर 1 माइनस n बाई टाइम करके लिख सकते हैं। जहाँ पर n क्या है, तो n को हम लोग कहते हैं कि ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो अब हम लोग कुछ डिफरेंट ऑर्डर्स वाले रिएक्शंस के लिए यूनिट ऑफ k क्या होता है उसको देख लेते हैं। हम लोग देख लें कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो है सो यूनिट ऑफ k क्या होगा। तो यहाँ लिखते हैं फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, ज़ीरो ऑर्डर के लिए n का वैल्यू तो हम लोग कर देंगे 0 हो जाएगा। इस इक्वेशन में n का वैल्यू 0 लिख करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम सिंपली यहाँ पर k लिखते हैं, आप समझ रहे होंगे यूनिट ऑफ k। तो k में हम लोगों के पास क्या है, कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन का पावर 1 माइनस n, तो 0 है और नीचे हो जाएगा टाइम। तो 1 माइनस 0 करने से 1 ही रहेगा, दैट इज़ ऊपर हम लोगों को क्या मिलेगा, कंसंट्रेशन का यूनिट और नीचे टाइम का यूनिट। तो कंसंट्रेशन का जो फेमस यूनिट है वो हम लोग लिखते हैं मोल पर लीटर और नीचे टाइम का यूनिट जो फेमस है ऐसा यूनिट वो है सेकेंड। तो इसको हम लोग सॉल्व करके लिख सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हैं मोल पर लीटर और ये सेकेंड ऊपर जाएगा तो हो जाएगा पर सेकेंड। तो ये हम लोगों के पास ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट ऑफ k लिखने का तरीका है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब हम लोग इसको फर्स्ट ऑर्डर पे अप्लाई करके देख लेते हैं। यही वाला टर्म फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या लिखते हैं उसके लिए हम लोग देख लें। फॉर
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर के लिए n का वैल्यू हो जाएगा 1, तो k इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं कंसंट्रेशन बाय टाइम, इसका पावर था 1 माइनस n, और n का वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1 ही है। तो इसको आप देखेंगे कि कंसंट्रेशन का पावर है 1 माइनस 1 और नीचे टाइम, तो ये n का वैल्यू चूँकि 1 है, फर्स्ट ऑर्डर है इसलिए n का वैल्यू 1 है, तो 1 माइनस 1 तो 0, तो किसी नंबर का पावर 0 अगर कर देते हैं तो दैट इज़ इक्वल्स टू 1। तो ये हम लोगों के पास कंसंट्रेशन तो 1 हो जाएगा, सिर्फ क्या बचा, 1 बाय टाइम बचा, और टाइम का यूनिट सेकेंड कहते हैं, तो ये सिर्फ हम लोगों के पास सेकेंड इन्वर्स हो जाएगा, इसमें कंसंट्रेशन टर्म नहीं दिखेगा। तो ये जो यूनिट है के का, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का है। इसी तरह से सेकेंड ऑर्डर या किसी भी फ्रैक्शनल ऑर्डर का आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये आपको ध्यान में रखना होगा कि यूनिट ऑफ के इक्वल्स टू कंसंट्रेशन पे पावर 1 माइनस n बाय टाइम, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। ठीक है।